नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाय चैट्स विद जया में। आज के एपिसोड में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे कि जो सदियों से हमारी मान्यता रहा है और हम उस पर बहुत विश्वास करते आए हैं। हमने अपनी ज़िंदगी के बहुत से फैसले उन मान्यताओं पर आधारित रखे हैं, लेकिन आज के आधुनिक विज्ञान में हमारे समाज में एक वर्ग ऐसा है जो उन मान्यताओं को नहीं मानता और उनका मानना है कि ये एक सिर्फ अंधविश्वास है और वो ये मानते हैं कि ये सिर्फ ढकोसले हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं वैदिक ज्योतिष के बारे में, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे सहज प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर विनोद शास्त्री हैं, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हैं संस्कृत डिपार्टमेंट में, और जो कि वाइस चांसलर रहे हैं संस्कृत यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा उनके अंडर लगभग 40 स्टूडेंट्स ने पीएचडी ली है, 40 वर्ष उन्होंने अध्यापन कार्य किया है और साथ में बहुत से स्टूडेंट्स ने एमफिल भी उनके अंडर की है। उनके अध्यापन से जहां हमारे समाज को मदद मिली है, आज भी वो सेवानिवृत्ति के बाद भी वैदिक शास्त्र को चारों तरफ फैलाने में हैं। देश विदेश में वो कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं और वैदिक शास्त्र के बारे में जो हमारी भ्रांतियाँ हैं उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं प्रोफेसर विनोद शास्त्री जी से। नमस्कार शास्त्री जी। शास्त्री जी, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि आज का हमारा एपिसोड जो है वो मुख्यतः इस बात पे है कि ये जो दो धारणाएं चल रही हैं, एक तो ज्योतिष पर अटूट विश्वास है लोगों का और कुछ लोगों का ज्योतिष पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। इन दो धारणाओं के बीच में जो हमने महसूस किया कि जो एक आम आदमी है वो कंफ्यूज हो जाता है कि वास्तव में ज्योतिष पर विश्वास किया जाए या नहीं किया जाए, और जो दूसरा वर्ग है वो हर चीज़ को विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरना देखना चाहता है। तो मैं आज एक आम आदमी के ही प्रश्न लेकर आपके साथ आई हूँ। तो मैं सबसे पहले चाहूँगी कि आप एक आम आदमी को सहज शब्दों में ज्योतिष क्या है कैसे समझाएंगे? देखिए, ज्योतिष शास्त्र के लिए वैसे आपने बहुत अच्छी बात कही है कि दो तरह की धारणा लोगों की है। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र अपने आप में पूर्ण विज्ञान है, लेकिन दो भाग हैं ज्योतिष के। शास्त्रीय ज्योतिष में तो 3 भाग हैं, सिद्धांत, संगीता और होरा। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से 2 तरह के भाग हैं, एक एस्ट्रोनॉमी और एक एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र है जो पूर्ण विज्ञान है, शाश्वत सत्य है। जहाँ तक फलित ज्योतिष का सवाल है, ये पूर्ण विज्ञान नहीं है, लेकिन फलित ज्योतिष में ग्रहों को आधार मान करके ज्योतिषी की अपनी साधना, गुरु की कृपा, विज्ञान, उसको जितनी जानकारी है, सामाजिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, मनोविज्ञान, और इन सब के साथ मिलकर के एक इंट्यूशन होता है। वो इंट्यूशन 100% सही जाता है। इसलिए फलित ज्योतिष कोई केवल गणना मात्र ही नहीं है, उसके साथ साधना बहुत जरूरी होती है, और जो अच्छा साधक होता है वही बहुत अच्छा ज्योतिषी हो सकता है। दूसरा प्रश्न जो आपने इसी में किया था कि ये ज्योतिष को कई लोग अंधविश्वास मानते हैं, ढकोसला मानते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में है कि मंडन से, खंडन से मंडन किया जाए, कि अगर उसको नकारात्मक दृष्टि से देख करके सकारात्मकता पे आए तो विश्वास भी होता है। ये बहुत सही प्रश्न है कि ये छोटे छोटे ग्रह आसमान में रहते हैं। पंडित लोग कहते हैं कि तेरे शनि लग गया, राहु लगा हुआ है, बृहस्पति लगा हुआ है। तो ये कहीं किसी के लगा हुआ नहीं देखा, किसी के चिपका हुआ नहीं देखा, लेकिन ये ज्योतिषियों की भाषा है कि ये ग्रह लगते हैं। पर ग्रहों का प्रभाव होता है और ग्रह का हमारे शरीर से बहुत बड़ा संबंध है। इसका सीधा उदाहरण है कि हम क्या हैं, कि हम हमारे माता पिता के प्रतिनिधि है। हम ही में, ये हमारा शरीर तो माँ का है और इसमें जो आत्मा है वो पिता की है। और हम हमारे माता पिता के लिए देखें तो माँ है वो हमारे नाना नानी का प्रतिनिधि, और हमारा पिताजी हैं हमारे, वो दादा दादी के प्रतिनिधि है। अगर इसी साइकिल को हम आगे ले जाते हैं कि दादा दादी, परदादा और पोत, जो जहाँ सबसे पहला जीव आया था पृथ्वी पर, अगर वहाँ हम पहुँचते हैं तो प्रश्न ये आता है सबसे पहला जीव कहाँ से आया। अब सबसे पहले जीव पर अगर प्रश्न आता है तो आजकल के वैज्ञानिक जो कहते हैं कि कोई पृथ्वी पर उल्का पिंड आया,
हाँ जी। और उस उल्का पिंड से वो जीवाश्म है, अलग अलग अवधारणाएं हैं। हाँ जी। पर वास्तविकता है जो वैदिक वांग में कहता है, जैसे पृथ्वी तो आग का गोला थी, हाँ जी। फिर भाप बनी, फिर भाप पर पानी ही पानी हो गया, पूरी पृथ्वी पर पानी ही पानी हो गया। हाँ जी। अब ये तो अपने साथ कोई जीव लाई नहीं थी, जी। तो यहाँ कहाँ से जीव आ गया? तो इसके लिए वैज्ञानिक, हमारा जो वैदिक विज्ञान कहता है कि सूर्य रश्मि तो जीवो विजायते, कि सूर्य की जो स्पर्म रूपी किरण आई पृथ्वी पर और उससे सबसे पहला जीव पृथ्वी पर हुआ। तो जब वो पहला जीव पृथ्वी पर हुआ, उसका पिता सूर्य था, क्योंकि किरण रूपी रश्मि रूपी स्पर्म से पृथ्वी पर जीव फर्टिलाइज हुआ। तो जो पहला जीव आया तो उसकी माँ तो पृथ्वी थी और पिता सूर्य थे। तो जब उस पहले जीव के पिता सूर्य थे, माँ पृथ्वी थी, तो हमारे भी पिता सूर्य हैं और माँ पृथ्वी। हम इन दोनों से हमारा ब्लड संबंध है, रक्त संबंध है। दूसरा प्रश्न ये आता है कि जब पिता और माता दो भाग हैं, तो माता हमारी पृथ्वी हो गई। जी हाँ। अब माँ पृथ्वी, इसीलिए हम प्रातःकाल जो उठते हैं तो हम मंत्र पढ़ते हैं। ये हमारी संस्कृति में है, सनातन संस्कृति में, कि विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। जब उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले क्षमा मांगते हैं, हे माँ हमें क्षमा करना, हम तेरे ऊपर पैर रखिए। क्योंकि कोई भी शीर्षासन करके नहीं उठता, हमेशा पैर ही रखता है माँ पर। और माँ तो माँ होती है, उसके लिए वो तो बहुत महान हृदय है। फिर पृथ्वी और चंद्रमा, ये आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं, पृथ्वी और चंद्रमा करीब 4.5 खरब वर्ष पहले दोनों एक साथ थे। जी हाँ। जुड़े हुए थे, अंग्रेजी के 8 की तरह। हाँ जी। तो ये 4.5 खरब वर्ष पहले दोनों अलग हुए। हाँ जी। तो दोनों अलग हुए तो पृथ्वी और चंद्रमा ये दोनों ट्विंस थे। हाँ। तो जब माँ पृथ्वी है तो चंद्रमा उसका भाई हुआ, इसीलिए हम मामा चंद्रमा को मामा कहते हैं और अंकल मून कहते हैं। तो उससे भी हमारा ब्लड रिलेशन है। तो जैसे दो तरह के रिलेशंस होते हैं, मैटरनल और पैटर्नल। तो चंद्रमा मामा हुआ, और जो बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, मंगल आदि जो ग्रह है वो सूर्य के पार्ट है। तो इसलिए दोनों तरफ से हमारे रिलेशंस हैं। और जितने ब्रह्मांड में तारे हैं, ये राशियां हैं, ये सारे नक्षत्र हैं, तारे हैं। तो उन तारों में जो हमारे शरीर में जितने भी रोम हैं, जितने भी हर जगह रोम है, वो रोम, हर रोम ब्रह्मांड में जितने हमें तारे दिखाई देते हैं उतनी ही शरीर में रोम, तो वो प्रतिनिधित्व करते। इसीलिए हमारे कहा है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, कि जो हमारे पिंड में है वो ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में। तो ये जो हमारा शरीर है ये इन ग्रहों से पूर्ण रूप से प्रभावित है। इसको कोई भी विज्ञान नहीं नकार सकता है। ये तो पूर्ण रूप से विज्ञान है अपने आप में। तो जो ब्रह्मांड में जब भी कोई हलचल होती है, पूरी प्रकृति पर उसका असर पड़ता है। और जब पूरी प्रकृति पर असर पड़ता है तो मनुष्य भी एक जीव इकाई है, उस पर भी उसका असर पड़ता है। बस ये जरूरत ये है वो उसको, उसका आकलन किस तरह से किया जाता है। अदरवाइज ये तो पूर्ण रूप से सत्य होता है कि ज्योतिष को कोई नकार नहीं सकता। और जो लोग विश्वास नहीं करते, सही में वो सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि वो ऊपर से कहते हैं कि हम विश्वास नहीं करते, अंतरात्मा उनकी भी विश्वास, क्योंकि वो जीवन में, उनके जीवन में भी कई ऐसी घटनाएं आती हैं जिसका जवाब नहीं मिल पाता। अब वैसे तो नासा के वैज्ञानिकों से, इसरो के वैज्ञानिकों से तो बढ़कर के हो नहीं सकते। वो जब पूर्ण विश्वास करते हैं, मुहूर्तों से, अमेरिका से भी जो छोड़ते हैं वो भी मुहूर्त निकाल के छोड़ते हैं। एक मुहूर्त में पल मात्र की भी अगर देरी हो जाए तो सारा फेल हो जाए परिपूर्ण। तो ये ज्योतिष शास्त्र तो अपने आप में शाश्वत सत्य सिद्धांत है, इसको कोई नकार नहीं सकता। बहुत सही कहा आपने, बहुत ही अच्छे शब्दों से जो हमारी प्रकृति से हमारा शरीर बना है उसको समझाया। बहुत ही ज्ञानवर्धक था और मैं सोचती हूँ हमारे व्यूअर्स को भी ये ज्ञान मिला होगा कि हम चंदा मामा के गाने अपने बच्चों को सुनाते हैं, उसको चंदा मामा ही क्यों कहते हैं। अब आज समझ में आया कि वो धरती का भाई है, ट्विंस है, इसलिए हम उसको चंदा मामा कहते हैं। हाँ जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है हमारे समाज में सीधा पेरेंट्स और दादा दादी, नाना नानी बच्चे की कुंडली बनवाते हैं और फिर वो विद्वानों से पूछते भी हैं कि इस बच्चे का जीवन ग्रहों से कैसे प्रभावित है। तो
क्या आप भी हमारे जो हैं देखने वाले उन्हें बताएंगे कि कुंडली कहाँ तक एक बच्चे के जीवन को प्रभावित करती है, और क्या उसके ग्रहों में जो कुछ लिखा है वो उसके कर्मों के साथ बदल सकता है, या जो लिखा गया है वही सब कुछ होता है? देखिए, ये भी बहुत अच्छी आपने बात की। लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं हैं। तो कुंडली जो होती है, जन्म कुंडली, ये जन्म कुंडली जिस समय भी कोई काम किया जाए या जिस समय कोई बच्चा पैदा हो, उस समय का खगोलीय वृत्त है, आकाशीय नक्शा है। जिस समय बच्चा पैदा हुआ उस समय ब्रह्मांड की पोजीशन क्या थी, पृथ्वी किस एंगल पर थी और अन्य ग्रह किस एंगल पर थे, और सारे जो स्टार्स हैं वो किस किस एंगल पर थे, और उन डिग्री के आधार पर ही कुंडली बनती है। इसमें 12 राशियां होती हैं, और 12 राशियां पूरे पृथ्वी के 360 अंशों में पूरी पृथ्वी के चारों तरफ रहती है। इनमें जो लग्न होता है, ये लग्न सिर होता है, जो हमारा सिर होता है इसको लग्न कहते हैं। कुंडली के अलग अलग काल चक्र में सिर, दोनों हाथ, पेट के दोनों तरफ के भाग, जांघ, पैर, गुह्य स्थान, इस तरह से काल पुरुष जो होता है वो कुंडली में ही बना हुआ होता है। अब आजकल क्या हो गया कि पहले विज्ञान इतना बढ़ा हुआ नहीं था, तो नॉर्मल डिलीवरी ही होती थी। आज भी कौन से जो जंगलों में पशु पक्षी होते हैं, इनकी कौन सी सिजेरियन डिलीवरी होती है? सबके नॉर्मल डिलीवरी होती है। हमारे यहाँ भी नॉर्मल डिलीवरी होती थी। अभी 20-30 साल 40 साल पहले तक यही था। अब जा करके कुछ ऐसा होने लग गया। तो कुंडली बनती है, नॉर्मल डिलीवरी की बनती है कि सबसे पहले सिर प्राय बाहर आता है, उसके बाद शरीर बाहर आता है। तो जो शरीर बाहर आता है तो उस क्षण को नोट करते हैं कि सिर बाहर आता है। बच्चा 2 तरह के हैं, या तो सिर बाहर आया और समय को नोट करते हैं, या बच्चा किलकारी लेता है उसको लेते हैं। अब जो चीखता है वो कई बार बाहर आने में, चीखने में गैप हो जाता है। तो ऐसे समय में 2 समय का निर्धारण हो जाता है, तो उसमें दोनों में भेद हो जाता है। पर प्राय बच्चा जब बाहर आता है तो उस काल को ही जन्म कुंडली कहते हैं, और वो लग्न होता है, और उस लग्न के आधार पर फिर पारी कुंडली बना रहे हैं। अब आजकल क्या हो गया, खासतौर से भारत में सिजेरियन ज्यादा होने लगे। विदेशों में कम होते हैं भारत के मुकाबले, लेकिन भारत में सिजेरियन ज्यादा होते हैं। इसके चाहे डॉक्टरों के प्रोफेशनल रीजन बताया है, उनके अपने व्यावसायिक कारण हो, जो जहाँ नॉर्मल हो सकता है वहां भी सिजेरियन कर देते हैं। तो ऐसे क्या होता है कि बालकों का जो जन्म होता है तो बच्चा सिर तो बाहर आता नहीं, कि पीठ आ रही है, पैर आ रहा है, कि कैसा पूरा शरीर आ रहा है, तो वो कुंडली इतनी प्रभावी नहीं होती है ये जो सिजेरियन जो बच्चे होते हैं। और प्राय जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो नॉर्मल डिलीवरी वाले बच्चे में ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर ये डॉक्टरों के भी अनुसंधान का विषय है कि जब बच्चा नॉर्मल पैदा होता है तो वो जो सिर से और यहाँ से आते तो कुछ नर्व्स ऐसी होती हैं जो नॉर्मल प्रोसेस से जब आता है तो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। और सिजेरियन जब आता है तो उसमें क्या, माँ को बेहोशी का और कई सारी चीजें होती है, तो वो सीधा प्रभाव बच्चे पर आता है। उसके कारण बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमताएं कम जाती है। तो ऐसे में जो कई सारी चीजें सिजेरियन बच्चों का, नॉर्मल तो अब ये कुंडली लेके आए तो ये पहले तो ये पूछे सिजेरियन है नॉर्मल, मैं तो पूछता हूँ, लेकिन प्राय ज्योतिषी नहीं पूछते। वो तो जैसी भी कुंडली है फलादेश शुरू कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिषियों पर भी कई बार प्रश्न आ जाते हैं कि वो नॉर्मल और सिजेरियन दोनों तरह के जैसे हम दोनों पूछना चाहिए। अगर सिजेरियन है तो उसके बाद में उसके चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव को, दसम भाव को, दोनों चारों एंगल से सोच करके फिर फलादेश देना चाहिए। तो अगर चारों एंगल से फलादेश देंगे तो सिजेरियन का भी फलादेश सही जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर तो आया ही है, उसने चीत्कार तो किया ही है। तो ऐसे में उसके भी फलादेश सही जाते हैं। लेकिन फलादेश में सबसे महत्वपूर्ण है कि ज्योतिषी की खुद की साधना कैसी है, उस पर गुरु की कृपा कैसी है, ईश्वर की कृपा कैसी है, उसके ग्रहयोग खुद के कैसे हैं, सामाजिक ज्ञान उसको कितना है, मनोविज्ञान उसको कितना ज्ञान है, इन सब के बाद ही फलादेश हो सकता है। अन्यथा अगर गणित से ही फलादेश होता तो कंप्यूटर से अच्छा फलादेश कोई नहीं दे सकता।
सिर्फ अगर गणना से ही फलादेश होता, क्योंकि गणना में तो कंप्यूटर का मुकाबला कोई भी नहीं पाता है, तो ऐसी स्थिति में उसका फलादेश जोरदार देता। लेकिन वो गणना से फलादेश का सीधा संबंध सिर्फ गणना से नहीं है, इसका इंट्यूशन से है। और जिस साधक में जो ज्योतिषी अगर साधक है, उस पर ईश्वर की कृपा है, तो वो बहुत अच्छा फलादेश दे सकता है और लोगों को सही दिशा निर्देश दे सकता है। क्योंकि ज्योतिषी कोई ब्रह्मा से एजेंसी लिया हुआ नहीं होता कि ज्योतिषी को ब्रह्मा से एजेंसी मिली हुई हो। ज्योतिषी एक काउंसलर है, वो काउंसलिंग करता है। और वो व्यक्ति जैसे हमारे और कई कैरियर काउंसलर, अलग अलग तरह के काउंसलर होते हैं, वो काउंसलिंग करते हैं। लेकिन ज्योतिषी दुनिया का सबसे बड़ा काउंसलर होता है, क्योंकि ग्रहों को आधार लेकर के उसकी नेचर को पहले ही जानता है और उसके बाद में फिर उसको सलाह देता है कि कैसे करना चाहिए, जीवन को कैसे बदलना चाहिए, किधर जाना चाहिए और किधर संभावनाएं हैं। ज्योतिषी इदम इत्थम नहीं कह सकता कि ऐसा ही होगा, ऐसे होने की संभावनाएं हैं। कई बार ऐसे होने की संभावनाएं है, वैसा होता रहता है। तो ये ज्योतिषी की अपनी साधना, उस गुरु कृपा और उसके सामाजिक और मनोविज्ञान, इन सब के अनुभव पर निर्भर। नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि मतलब कि कुंडली से एक बच्चे के जो जीवन है उसके बारे में पूरी इंट्यूशन, अगर आप एक अच्छे साधक के पास पहुंचे हैं तो आपको पूरी इंट्यूशन मिलेगी। और एक जो नई बात आज मुझे पता चली और सब देखने वालों को भी पता चली कि सिजेरियन बच्चे के होने में और एक नॉर्मल डिलीवरी होने में जो कुंडली बनती है उसको डिफरेंट ढंग से पढ़ा जाता है, तो उसके सही फलादेश पता चलते हैं। ये बिल्कुल सही था। मैं जानना चाहूँगी कि ये जैसे हमारे टीनेजर्स हैं और वो अपनी पढ़ाई पूरी ख़त्म करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करते हैं, उसके बाद बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, उसके बाद जब नौकरी का समय आता है तो उनके दिमाग में जो सबसे बड़ा प्रश्न होता है वो ये होता है कि हम बिजनेस करें या हम जॉब करें। क्योंकि कई बार होता है स्टूडेंट्स बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी जॉब में है वो बिजनेस में नहीं है। तो ऐसे में क्या उनकी जन्म पत्री से कुछ उनको दिशा निर्देश दिया जा सकता है कि उनके लिए बिजनेस अच्छा रहेगा या नौकरी अच्छी रहेगी? क्योंकि ये एक आम आदमी का प्रश्न है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें तो बाद में पूछेगा, पहले अपनी रोजी रोटी के बारे में पूछता है कि मैं किस में अच्छा निकलूंगा। ये तो बिल्कुल ज्योतिष शास्त्र से ये बताया जा सकता है, बताते ही हैं कि वो उसको व्यवसाय करना चाहिए। क्योंकि व्यवसाय और नौकरी दो तरह की चित्तवृत्तियां हैं मनुष्य की। एक तो कुछ लोग रिस्क लेने की प्रवृत्ति रखते हैं और कुछ लोग रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते। तो जो रिस्क लेने की प्रवृत्ति होती है उन लोगों को हम ग्रह योगों के आधार पर देखकर सलाह देते हैं कि आप बिजनेस कर सकते हो। लेकिन जिसमें रिस्क लेने की कोई स्वभाव ही नहीं है, डर जाता है, तो उसको हम सेफ गेम खेलने के लिए उसको नौकरी की सलाह देते हैं। फिर नौकरी में भी दो तरह की नौकरी करना चाहते हैं, एक तो कंपनियों में और सरकारी। तो जो बिल्कुल ही काम नहीं करना चाहते हैं उनको तो सरकारी नौकरी का योग दे दिया कि भाई सरकारी नौकरी में बिल्कुल आराम से करे या नहीं करे चल जाता है। लेकिन जिनको बहुत मेहनत के साथ में जो काम करके अपना अर्जन करना चाहते हैं उनको प्राय कंपनी की नौकरियां। तो ये योग हम उनके स्वभाव, उस कुंडली के आधार पर हम ये जज करते हैं कि इस व्यक्ति की नेचर कैसी है। हम कुंडली में जो फलादेश देते हैं उसमें एक सीधा सा तरीका है कि सही समय पर सही निर्णय लेने वाला तो भाग्यशाली होता है और समय को गंवा देने वाला दुर्भाग्यशाली। तो हम उसमें यही जज करते हैं इस व्यक्ति में क्विक डिसीजन लेने की कैपेसिटी है कि नहीं है। अगर उसमें है तो वो भाग्यशाली हो जाएगा। और जो समय को गंवाने वाला है, क्योंकि अवसर ये ग्रह न कोई कमजोर होते न कोई मजबूत होते, ग्रह सब ऊपर एक सा प्रभाव देते हैं। अवसर दुनिया में सबको मिलते हैं। एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो सबको एक ही टीचर एक ही तरह से पढ़ाता है, नंबर सबके अलग अलग आते हैं। क्योंकि उनको अवसरों में, उस अवसर में किसी का ध्यान कहाँ, किसी का ध्यान कहाँ, किसी ने जो बिल्कुल केंद्रित हुआ टीचर पर, उसने अच्छे नंबर लिया है। तो इसलिए ये जो स्थिति है कि कुंडलियों के आधार पर जो हम देते हैं तो व्यक्ति के निर्णय क्षमता, व्यक्ति की नेचर, ये देख करके फिर उसको तो मतलब कि निर्णय शक्ति और जो उनका नेचर है वो आप उसकी कुंडली से पहचान कर फिर इसको सजेस्ट करते हैं। तो मीन्स ये भी एक अच्छा दिशा निर्देश ही है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वो अपनी कुंडली लेकर जा सकता है।
अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे अगर हम आज का पहले हमारे यहाँ समाज में जो विवाह होते थे हमेशा कुंडली मिलान से ही होते थे। मांगलिक हमने सुना है, इतना ज़्यादा हमें नहीं पता कि मांगलिक कोई है तो उसकी मांगलिक ही पार्टनर होना चाहिए, अदरवाइज वो शादी सक्सेसफुल नहीं रहती। तो यहाँ हम हमेशा से कुंडली मिलान करके ही शादी करते थे, लेकिन विदेशों में कभी कुंडलियाँ नहीं मिलाई जाती, वहाँ ऐसे ही शादी होती थी। लेकिन हम ये कहते थे हमेशा कि तभी विदेशों में ज़्यादा डाइवोर्स होते हैं, इंडिया में कम होते हैं, क्योंकि हमने पहले शुभ मुहूर्त में विवाह किया है, कुंडली मिलाकर विवाह किया है। लेकिन अभी काफ़ी परिस्थितियां बदल गई हैं और इंडिया में भी बहुत से डाइवोर्स हो रहे हैं, जबकि कुंडली मिलान से हुए, शुभ मुहूर्त से शादी हुई, फिर भी डाइवोर्स हो रहे हैं। तो इसके पीछे कुंडली मिलान कहाँ फेल हो रहा है, या हम क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये भी आपका बहुत ही अच्छा आज की समाज की समस्या भी है। ये आज जो विवाह है, ये विवाह संस्कार जीवन में हर व्यक्ति बहुत खुश रहना चाहता है जी, परिवार से, खुद से बहुत आनंद में रहना चाहता है, और आनंद के लिए एक परिवार की जरूरत होती है। और उसमें ये बहुत बड़ी धन्यो गृहस्थ आश्रम, जो 4 आश्रम है, इनमें गृहस्थ आश्रम सबसे अच्छा होता है। अब पहले जो होते नहीं थे, आज ज्यादा हो रहे हैं, विदेशों में होते थे। उसका कारण है कि विदेशों में जो शादियां करते थे वो बहुत लेट उम्र में करते थे, इसलिए वहाँ तलाक होते थे। हमारे यहाँ पहले बहुत कम उम्र में करते थे, तब नहीं होते थे। आज बहुत लेट उम्र में करने लगे हैं तो फिर तलाक होने लगे हैं। जल्दी विवाह और लेट विवाह के साथ सामाजिक परिवर्तन भी ग्रहयोगों के कारण आया है कि पहले जो स्त्री है वो लक्ष्मी का रूप होती है। जी हाँ। वैसे तो कई लोग उनको थोड़ा नागवार गुजरेगा, लेकिन स्त्री पूजनीय है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते समन्ते तत्र देवता। और स्त्री का सम्मान जहाँ होता है वहाँ लक्ष्मी की वर्षा होती है। भारत में हमेशा स्त्री का सम्मान हुआ है, लेकिन आजकल कम हो गया। आजकल क्या है कि ये जो नौकरी करना, काम पर ज्यादा रहना, स्त्री का कार्य जैसे घर गृहस्थ और उसको पूरे को मैनेज करने का सबसे बड़ा है, क्योंकि वो ममता की मूर्ति है, वात्सल्य की मूर्ति है। और बच्चे को जिस समय 4-5 साल तक का बच्चा होता है, उनको उसके बाद एक के बाद दूसरा बच्चा होता है, तीसरा बच्चा होता है, उनको वो अगर 7-8 साल तक कंटिन्यू उन बच्चों को अगर उनको पूरा प्यार देती है और पूरा संभाल देती है, तो वो बच्चों की परवरिश एक नई, एक बहुत ही पोस्ट जनरेशन को पैदा करती है। अब वो चीजें हो रही हैं समाप्त की। बच्चे 4 महीने 6 महीने बाद ही बच्चा छोटा है, उसको किसी दूसरे के भरोसे छोड़ करके नौकरी करनी पड़ रही है और कई सारी चीजें हो रही हैं। तो ये तो बच्चों के में विकार के कारण है। लेकिन जहाँ तक दाम्पत्य का सवाल है कि पहले कन्यादान होता था। जी हाँ। कन्यादान अगर देखा जाए तो 11 साल से कम की बच्ची ही कन्या होती है। ओके। महिला दान तो शास्त्रों में है ही नहीं। तो अब पहले कन्यादान होता था तो गुण मिलाए जाते थे कि कन्या का ही विवाह में जब फेरे होते हैं तो पंडित जी यही कहते हैं कन्या को बुलाओ साहब, तो वो कन्या थोड़ी महिला है। तो पहले क्या विवाह तो होता था कन्या का, और द्विरागमन गौना जिसको कहते हैं वो होता था युवती होने पर 16 साल के बाद। तो वो फिर उसका विवाह होता था। अब ऐसी स्थिति में आज की जो शास्त्रीय व्यवस्था तो ये कहती है कि जिस उम्र में बच्चे शादियां कर रहे हैं उनको न मुहूर्त निकालने की जरूरत, न गुण मिलाने की जरूरत, न कुंडली मिलाने की जरूरत। वो जिसके मन में जो भाए वो शादी कर सकते हैं। शास्त्रीय व्यवस्था तो ये है कि उनको जितने दिन ज्यादा, जितना जल्दी हो उनको विवाह। अब विवाह में भी क्या होगा कि विवाह के बाद में भी विलंब ज्यादा होने लगा कि पहले 18 साल तो हमारे यहाँ जैसे एक नियत है बच्चियों की, ठीक है, उस समय मैच्योर होती है तो एक अच्छी बात है, विवाह के लिए वो सही उम्र है। पर उसके बाद भी विवाह मुहूर्त करते हैं 30 साल की उम्र में। स्त्री का, पुरुष का स्वर्णिम काल अलग अलग खंडों में होता है कि स्त्री का स्वर्णिम काल होता है कि 18 साल से लेके 25 साल तक स्वर्णिम काल है, 25 से 30 तक रजत काल है, 30 से 35 तक कांस्य काल है, 35 से 40 तक लोह काल है। तो कई बच्चियां तो अपना स्वर्णिम काल और रजत काल को खोने के बाद
कांस्य काल में शादी करेंगी या फिर लो काल में शादी करेंगी, जब वो काल ही समाप्त हो गए स्वर्णिम, उसके बाद शादी। दूसरा कि कैरियर को प्राथमिकता देने लग गए बच्चे, शादी को प्राथमिकता ही नहीं देते, जबकि जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण भाग ही विवाह है, दाम्पत्य ही है। अगर दाम्पत्य खुशहाल है तो जिंदगी खुशहाल है, और दाम्पत्य नहीं है सारी जिंदगी बर्बाद है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों को एक तो अब विवाह कम करने में क्या, बच्चियों को ये हो गया कि जब तक हम सेटल नहीं हो जाए, अपने पैर पर खड़े नहीं हो जाए, तो जो पहले से ये सोच के जाती है कि अपने पैरों पर खड़ा रहना है, जबकि उसको तो पति के पैरों पर खड़ा रहना है, पति के ऊपर आश्रित नहीं। पति जो कुछ है वो उसकी देन होती है। वो एक दूसरे के लिए दाम्पत्य तो ये होता है कि पत्नी सिर्फ पति की सोचे, अपना नहीं, और पति सिर्फ पत्नी की सोचे, अपना नहीं, तब दाम्पत्य अच्छा है। और ये भाव अब बदल गया नौकरी करने की तरह। और रिश्ते जो होते हैं वो स्वार्थों से होते हैं, कि जिसका जिससे जितना स्वार्थ उतना रिश्ता। दो तरह के, एक आत्मा से, एक स्वार्थ से। तो दोनों ही तरह की चीज, जो आत्मीयता भी नहीं हो पाती है इस परिपक्व अवस्था में, और न स्वार्थ रह पाता है, क्योंकि नौकरी दोनों करते हैं। तो ऐसी स्थिति में परवाह होती नहीं है। जब परवाह नहीं होगी तो फिर 1 मिनट में छोटी छोटी सी बात पर उनमें विखंडन हो जाता है, और तलाक के केस अभी तो बढ़ क्या रहे हैं। अभी तो देखना आने वाले समय में जिस तरह की स्थितियां आ रही हैं कि कई बच्चे तो विवाह ही नहीं कर रहे, इसलिए क्योंकि बच्चों की स्थितियां ऐसी होती है कि कहाँ से वो करें। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये परिस्थितियां भी जब हुई शुरू, ये हमारे समाज ने ही उत्पन्न करी कि कहीं नारी का सम्मान करना छोड़ दिया, कहीं उसको और रिस्पेक्ट देना छोड़ दिया, और उसको फाइनेंशियली अपने पे डिपेंडेंट बना लिया। तो ये सब बातों बहुत सही है आपका। ये बच्चियों पर, कई परिवारों में बच्चियों पर अत्याचार हुए, और उस अत्याचार के ही परिणाम ऐसे हैं कि जिसके कारण से सारी परिस्थितियां। अन्यथा पुरुष प्रधानता समाज में तो हमेशा महिला की ही प्रधानता रही है। घर में लक्ष्मी ही है, पुरुष तो अनुचर है, पुरुष नौकर है, पुरुष कभी मालिक नहीं है, जबकि वो तो लक्ष्मी है और उसका अनुचर है, और वो स्वामी नहीं है, वो अनुचर है। अगर ये भाव है तब उस घर में लक्ष्मी रहती है, और तभी वो सम्मान और उस घर में सुख शांति और समृद्धि रह पाती है। हाँ, ये बहुत अच्छा समझ में आया कि कुंडली मिलान जो किया जाता था वो कन्या का किया जाता था, और अब तो शादी लेट होती है तो इतना प्रभावशाली नहीं रह रहा। एक और बात जो मैंने अभी आपसे पूछी थी कि ये हमेशा सोचा जाता है कि मांगलिक बच्चे की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए, तो ये मांगलिक क्या होता है? ये पे बहुत बढ़िया। अभी समाज में मांगलिक ऐसा डर बनाया हुआ है, ये हम लोगों द्वारा ही बनाया हुआ है एक डर, कि जैसे कोई विष कन्या आया, विष पुरुष है, मांगलिक है। तो मांगलिक ऐसा कुछ नहीं है। अपना हमारे यहाँ पुराने ग्रंथों में तो इसके संदर्भ में कुछ भी नहीं है। ये 15वीं शताब्दी के बाद कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ है मंगल के लिए। मंगल जो मांगलिक है, मांगलिक तो शुभ को कहते हैं, मांगलिक कार्य। तो इसलिए अपने यहाँ क्या है, हमारी संस्कृति में अशुभ शब्द नहीं बोलते हैं। जैसे मरना नहीं कहते हैं, स्वर्ग सिधारना कहते हैं। दीपक बुझाना नहीं कहते हैं, दीपक बढ़ाना कहते हैं। दुकान बंद करना नहीं कहते हैं, दुकान बढ़ाना कहते हैं। तो ऐसे अशुभ शब्द नहीं बोलते। इसलिए जो दाम्पत्य जीवन के लिए अमांगलिक कुंडली होती है उसको मांगलिक कुंडली कहते हैं। पर उसका लोगों ने मंगल से जोड़ दिया, जबकि मंगल से इसका कोई मंगल ग्रह से संबंध नहीं है, पर मंगल से जोड़ दिया। इसमें क्या होता है कि 2 चीजें होती हैं कि स्त्री और पुरुष, इन दोनों में 2 काम होते हैं। स्त्री का काम और पुरुष का काम, जैसे मकर ध्वज और मीन ध्वज होता है। जो पुरुष, स्त्री में जो काम होता है वो मकर ध्वज होता है, और पुरुष में जो काम होता है वो मीन ध्वज होता है। क्योंकि ये मंगल और बृहस्पति, जैसे जो बृहस्पति है वो कर्क का उच्च का होता है और मकर का नीच का होता है। शनि जो है वो मकर में अपनी राशि का होता है। तो यहाँ क्या है कि जो स्त्री का काम है वो तो, जो मीनध्वज काम है वो तो स्त्री काम है, और जो मकरध्वज काम है वो पुरुष काम है। जो पुरुष का काम तो रहता है स्त्री में, और स्त्री का काम रहता है
पुरुष में। तो ऐसे में ये दोनों के प्रति आकर्षण रहता है, इसीलिए क्योंकि एक की वस्तु दूसरे में रहती है। पर इसमें क्या होता है, जो मांगलिक जो होते हैं, ये मंगल के कोई ग्रह कई योगों से अमांगलिक बनती है। बृहस्पति भी अमांगलिक बना देता है, शुक्र भी अमांगलिक बना देता है, चंद्रमा और सूर्य तक अमांगलिक बना देते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है केवल मंगल मंगल मात्र से हो, तो ओवरऑल पूरा देख करके और फिर कुंडली का एनालिसिस करना चाहिए। पर अब केवल मंगल मंगल को लेकर के अच्छी जहाँ शादियां होनी चाहिए वहां तो होने नहीं देते, और जहाँ नहीं होनी चाहिए वहां करवा देते हैं, और फिर वह तलाक होते हैं। ये जितने भी तलाक होते हैं कुंडलियां मिलाई हुई में होते हैं 90%। और उसका कारण ये है कि हमारे जो देखने का तरीका, समाज बदल रहा है, तो ज्योतिषीय फलादेश में भी बदलाव होना चाहिए। वो फलादेश ज्योतिषियों में नहीं, वो तो पुरानी रीति से चले आ रहे हैं और स्थिति बदल गई दूसरी। तो ऐसे में क्या है, ज्योतिषियों की राय के बाद में भी खुद को निर्णय लेने चाहिए। दूसरी चीज कि हमारे यहाँ जो विवाह होते हैं, अभी विवाह में प्री वेडिंग अलग होती है, फिर प्री वेडिंग के अलावा हमारे तो विवाह में है कि जिस पुरुष ने किसी स्त्री का पहली बार हाथ पकड़ा वो ही क्षण उसका विवाह का शुरुआत है। जिस समय किसी के प्रति मन में इमोशनल कोई भावनात्मक भाव आ गए, वही विवाह की शुरुआत है। अब ऐसी स्थिति में पाणी ग्रहण संस्कार होता है हमारे यहाँ। स्त्री का हाथ पुरुष के हाथ में दिया जाता है, वो जिस क्षण दिया जाए मुहूर्त में दिया जाता है। अब वो तो मुहूर्त तो एकमात्र औपचारिकता है, फेरे तो उससे पहले तो उसका हाथ पहले पकड़ चुका होता है। तो ऐसी स्थिति में उसका क्या औचित्य, उसने कोई मुहूर्त देख के तो उनमें प्रेम हुआ नहीं, मुहूर्त देख के देखने जाते हैं बच्चे, उसके बाद बातचीत शुरू हो जाती है, फिर विवाह तो बाद में होता है, तो बातचीत हो जाती है सब कुछ। तो किस क्षण में बात हुई, तो बिना मुहूर्त के सारे काम होते हैं और मुहूर्त का नाटक होता है। तो इसीलिए ये तलाक हो रहे हैं, और ये अभी और बढ़ेंगे, तो बहुत बढ़ेंगे। जो स्थितियां बन रही है वो तो आगे और भी बढ़ेगी। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो सामाजिक परिस्थितियां बदल रही हैं, उसी हिसाब से हमें अपनी कुंडली मिलान, उसी हिसाब से शुभ मुहूर्त देखने चाहिए। क्योंकि सब काम तो हो जाते हैं, उसके बाद हम शुभ मुहूर्त में शादी कर रहे हैं, तो वो अलग फलादेश है एक तरह से। अब मैं जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आजकल चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या हो रहा है, चैट जीपीटी से सब लोग अपना समय डालते हैं, उसमें स्थान डालते हैं और कुंडली बना लेते हैं, और फिर सारे अपने प्रश्न चैट जीपीटी से ही आंसर करते हैं। तो क्या जो वैदिक ज्योतिष है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ खतरा है, या आप किस वे में देखते हैं वैदिक ज्योतिष वर्सेस चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? देखिए, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन ये निश्चित है कि ज्योतिषी की साधना और उसका ज्ञान, उसको कोई भी दुनिया की कोई भी विज्ञान छू नहीं पाएगा, कभी भी नहीं छू पाएगा। चैट जीपीटी कुछ समय के लिए आनंदित कर सकता है, लेकिन उसको स्थायी रूप से वो संतुष्टि नहीं दे सकता। तो उसके लिए तो ज्योतिषी ही उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जैसे हम दुनिया भर की चीजें देख लें, हम फोन पर भी बात कर लेते हैं, हम मिल भी लेते हैं। आजकल सब तो मिलके जो बात करते हैं और फोन पर बात करते हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। क्योंकि इससे ये दो हमारे अंदर शरीर के अंदर से एक ऐसी रश्मियां होती है कि जिसको गायत्री रश्मि कहते हैं, जिसमें प्राण रश्मियां होती हैं, उन रश्मियों का आदान प्रदान एक दूसरे में होता है, और वो जब होता है तो आनंदित महसूस करता है। और उसके बिना जो टेलीफोन पे भी बात करते हैं, चेहरे तो वहां भी दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें वो चीज नहीं आ पाती है जो आप सामने। इसलिए चैट जीपीटी कभी भी ज्योतिषी स्वयं जो फलादेश देगा उसका तो कोई मुकाबला कर नहीं सकेगा। वैसे तो लोक रंजन के लिए, मनोरंजन के लिए जरूर है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये गणनाएं तो कर सकता है, लेकिन उन गणनाओं का सही फलादेश क्या होगा और सामाजिक परिस्थितियां क्या हैं, क्या समय के साथ परिवर्तन हो गए हैं, और साधक की साधना जितनी है उस हिसाब से वो उसको जवाब नहीं दे पाता। तो वो तो हमेशा हमारे हिसाब से वैदिक
ज्योतिष जो है वो उसका हाथ ऊपर ही है। जी अब मैं एक और जो हमारे आम क्वेश्चन होते हैं उसी में से बात करना चाहूँगी। जैसे घर में छोटा बच्चा कभी बीमार हो जाता है या कोई घर में अनहोनी हो जाती है तो परिवार के बड़े लोग कहते हैं कि नज़र लग गई है। दादा दादी नाना नानी चिंता होते हैं और वो नज़र उतारते भी हैं, उसकी कई विधियां भी हैं नज़र उतारने की। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये एक पुराना रिवाज चलता आ रहा है या ज्योतिष में भी इसके बारे में कुछ मान्यता है कि हाँ नज़र लग सकती है और नज़र उतारी जानी चाहिए? ये पूरा मनोविज्ञान का विषय है। ज्योतिष में इस तरह का कोई नहीं है नजर उतारने का ये, पर ये हमारे जो धर्मशास्त्र के और कुछ पौराणिक आख्यानों में इस तरह के वर्णन आते हैं उनमें ये चीजें हैं। पर इसमें कोई दो राय नहीं कि नजर तो लगती है, क्योंकि नजर किसी भी व्यक्ति की नजर ही तो प्रेम करा देती है, नजर ही तो दुश्मनी करा देती है, और नजर ही व्यक्ति को डिप्रेशन में ला देती है, नजर ही व्यक्ति को उत्साहित कर देती है। इसलिए नजर तो बहुत बड़ी बहुत प्रभाव डालती है, नजर को नकार नहीं सकते, ये तो एक वैज्ञानिक सत्य है। लेकिन उसको जो हमारे यहाँ की विधियां हैं इनमें भी एक बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। जैसे मिर्ची से नजर उतारते हैं, कई दीपक से उतारते हैं, नमक से अलग अलग जो है उनके पीछे भी बहुत बड़ा विज्ञान है। वो एक इतना है, उसमें बहुत लंबी चर्चा होगी, लेकिन इनमें ये केवल अंधविश्वास या रूढ़ियां नहीं है, इनके पीछे एक बहुत बड़ा छिपा हुआ विज्ञान है। और उसी के आधार पर व्यक्ति को कई चिकित्सक लोग कई रोगियों को कई दवाएं दे के कई जांचें करा के चिकित्सा नहीं कर पाए, और उनके किसी ने डोरा दिया, नजर उतारी और वो ठीक हो गया। तो ये कई ऐसे चमत्कार हुए। तो कुछ तो है जो अलग चिकित्सक भी चिकित्सा करता है, ईश्वर की कृपा से ही ठीक होता है, उनके दवाइयों से ठीक नहीं होता। प्रभु की कृपा के बिना चिकित्सक भी ठीक नहीं कर सकता। और इसीलिए सब कुछ ये जो जितने भी हमारी परंपराएं हैं, जितने भी जिनको टोने टोटके कहें, ये भी कोई एकदम ढकोसले नहीं है, इनके पीछे भी बहुत बड़ा विज्ञान जी हाँ, यही मैं आपसे जानना चाह रही थी। क्योंकि घरों में क्या होता है, जब नानी दादी नजर उतारती हैं तो बच्चे बड़े मुस्कुरा रहे होते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला, मैंने दवाई ले ली है, लेकिन जरूर इसका भी असर होता है, आपका मानना है। एक और मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे जब हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, वो कहते हैं आपका ये ग्रह अच्छा नहीं चल रहा, ये समय अच्छा नहीं चल रहा, तो उसके लिए वो कुछ उपाय बताते हैं, रेमेडीज बताते हैं। तो एक तो मेरा प्रश्न ये है कि वो रेमेडीज प्रभावशाली होती हैं कि नहीं होती हैं। दूसरा मेरा प्रश्न है कि अगर रेमेडीज ज्योतिष ने बताई लेकिन हमने उसमें से कुछ मिस कर दिया, इग्नोरेंस के कारण हमें पता नहीं था हम ये गलती कर रहे हैं और हमने वो रेमेडीज थोड़ी अलग ढंग से कर दी, तो क्या उसका कोई दुष्परिणाम रहता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, दुष्परिणाम नहीं होता। देखिए, ग्रह या ईश्वर कभी भी शत्रु नहीं होते। जी हाँ। ये जानते हैं, हम आम इंसान हैं और हमारे से भूल होना स्वाभाविक है। जैसे माँ बच्चे कोई भी गलती कर देते हैं तो माँ कितनी उदारता से देखती है, वैसे ही ग्रहों की और ईश्वर की स्थिति होती है, वो बहुत उदारता से देखते हैं। हाँ, हमारे उपाय में क्या है कि जैसे हमारा शरीर सही रखने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, मन को सही रखने के लिए प्राणायाम जरूरी है, और आत्मा को सही रखने के लिए हमें आध्यात्मिक उपाय बहुत जरूरी है। और ज्योतिषियों के पास आने की जरूरत इसलिए है कि आत्मबल जब गिर जाता है, जब एक के बाद एक दुर्घटनाएं, एक के बाद एक ऐसी व्यवसाएं होती हैं, इसमें व्यक्ति को नुकसान होता रहता है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक, तो फिर वो ज्योतिषी के पास जाता है। ज्योतिषी का काम होता है आत्मविश्वास जगाना। और जब दो तरह से चीज है, जैसे शरीर तो दवाओं से ठीक होता है और ये आत्मबल दुआओं से ठीक होता है। और दुआओं के लिए दान, पुण्य, अनुष्ठान, जितने भी ये प्रयोग हैं, ये हम व्यक्ति को दुआएं देते हैं और वो दुआएं व्यक्ति को आत्मबल देती है। और आत्मबल जिसमें होता है वो पूरी जिंदगी की जंग जीत जाता है और वो पूर्ण भाग्यशाली बनता है। क्योंकि इसका एक उदाहरण है शेर और हाथी। जी हाँ। हाथी में शेर से 10 गुना ज्यादा ताकत होती है, लेकिन हमेशा हाथी को शेर मार लेता है।
इसका कारण है कि शेर में हाथी से 10 गुना कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है। हाँ। और जिसमें कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है वो फिर जंग जीत जाता है। और ज्योतिषी का काम निराश व्यक्ति को आशा देना होता है, और आशा ही जीवन है, निराशा ही मृत्यु। जो मृत व्यक्ति आता है उसको हम आशा देते हैं, और आशा के बाद वो खड़ा हो जाता है, उसका भाग्य चमक जाता है। बहुत तो ये बहुत खूब शास्त्री जी, आज आपने इतनी अच्छी बातें बताई जो एक आम इंसान के दिमाग में चलता रहता है द्वंद कि मेरे को ज्योतिष से कुछ फायदा होगा कि नहीं, मैं किसी के पास जाऊं कि नहीं, और मेरी कुंडली में पता नहीं मेरे ग्रह कैसे हैं। लेकिन आपने आज हर प्रश्न का उत्तर इतने सहज ढंग से, इतने डिटेल में समझाया। मेरे को उम्मीद है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं, देखने वाले, उनको आज बहुत फ़ायदा हुआ होगा। और आपके इस अमूल्य समय का ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने आज समाज में एक नई क्रांति दी है, एक तरह से लोगों को समझाया है कि वैदिक शास्त्र की क्या महत्ता है हमारे जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी।